सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा और एग्जाम प्लेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी पहले की तरह बहुत बढ़िया होंगे। डेली करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज में आज हम 25 सितंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, जेल प्रहरी, व्यापम और स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। आपके जैसे बहुत सारे छात्र हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी मात्र 1000 रुपए की फीस देकर एमपी पुलिस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। वीडियो के एंड में दोस्तों मैं आपसे डेली करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। इस समय ये चर्चा में क्यों आया है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, इसकी रिसेंटली इनके द्वारा अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया गया है। केंद्र सरकार की टेक्निकल यूनिट के रूप में 23 सितंबर 1974 को जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई थी। अपनी स्थापना के बाद से ही दोस्तों सीपीसीबी ने देश में पर्यावरण को बचाने की दिशा में बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं और जिसके सकारात्मक परिणाम जो है आज हमारे देश भर में देखे जा सकते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1974 में। कई बार दोस्तों ये प्रश्न हमारी परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व समुद्री दिवस या वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 में 24 सितंबर को मनाया गया है। ऑनलाइन कार्यक्रम के तौर पर विश्व स्तर पर मनाया गया है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे को मनाने की कोई डेट फिक्स नहीं है दोस्तों, लेकिन सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में ये किसी भी दिन मनाया जाता है और जो इसके सदस्य देश हैं वो डिसाइड करते हैं कि कब मनाया जाना है। इस बार जो विश्व समुद्री दिवस है दोस्तों, ये 24 सितंबर को मनाया गया है। इस बार वर्ल्ड मैरीटाइम डे की थीम है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लानेट, जो कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है हमारा, इसके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं इनके बारे में जागरूकता को बढ़ाने और आईएमओ एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, इसके सदस्यों द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का अवसर जो है ये प्रदान कर रहा है। आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। कई बार इसकी स्थापना और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये हमारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों ये आपको लंदन यूनाइटेड किंगडम में मिलेगा। तो हमारा जो प्रश्न है कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है या कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है इस बार 24 सितंबर को। 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व राइनो दिवस। 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर्स डे। 19 सितंबर को मनाया गया है इस बार वर्ल्ड रेड पांडा डे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? दोस्तों, रिसेंटली टाइम मैगजीन ने वर्ष 2020 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 4 भारतीयों को शामिल किया गया है। इस सूची में दोस्तों जो श्रेणियां होती है कि कितनी श्रेणियों में जो है लोगों को शामिल किया जाता है, तो इसमें 5 श्रेणियां होती है। पहली श्रेणी होती है पायोनियर्स की, दूसरी होती है कलाकारों की, तीसरी होती है नेताओं की, चौथी होती है टाइटन्स की और 5वीं होती है आइकन की। तो भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं श्री नरेंद्र मोदी, इनको नेता वाली कैटेगरी में वर्ष 2014 से सत्ता में आने के बाद इस सूची में चौथी बार नामित किया गया है। प्रधानमंत्री के अलावा प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, इनको पायोनियर्स की श्रेणी में क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं ये, और इन्होंने जो है HIV के इलाज के लिए जो है देश भर में काम किया हुआ है, तो इन्हें जो है पायोनियर्स की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके बाद आते हैं आयुष्मान खुराना, इन्हें जो है कलाकार की श्रेणी में शामिल किया गया है। आप सभी जानते हैं इन्हें, ये एक गायक हैं और बॉलीवुड अभिनेता भी हैं।
इसके बाद दोस्तों आयुष्मान खुराना के अलावा बिल्किस दादी जो कि शाहीन बाग के प्रदर्शन से मशहूर हुई थी, इन्हें जो है आइकन की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो हमारा जो प्रश्न है कि टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है, तो ये किया गया है बी, 4 भारतीयों को। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत की खुशी जिंदालिया को किस संगठन का क्षेत्रीय एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों रिसेंटली पर्यावरण के प्रति अटूट प्रेम के चलते ये सूरत की रहने वाली हैं, गुजरात के सूरत की रहने वाली हैं। 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टुंजा इको जनरेशन द्वारा क्षेत्रीय राजदूत यानी कि रीजनल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति इनके योगदान को देखते हुए इन्हें भारत का ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये जो खुशी है दोस्तों 17 वर्ष की हैं, जो इन्होंने जो है पर्यावरण की रक्षा पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में ऑनलाइन आवेदन किया था और इनके विचारों से प्रभावित होकर खुशी को भारत का क्षेत्रीय राजदूत बनाया गया है। यूएनईपी की बात करें दोस्तों तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये हमारी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है और इसका पूरा नाम भी पूछा गया है। तो इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों हमें केन्या की राजधानी नैरोबी में मिलता है। तो हमारा जो प्रश्न है कि भारत की खुशी जिंदालिया को किस संगठन का क्षेत्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है या बनाया गया है, तो ये बनाया गया है बी, यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। दोस्तों रिसेंटली सऊदी अरब ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगा दिया भाई, तो अब ये प्रतिबंध इसलिए लगा दिया है कि सऊदी अरब जो है दोस्तों यहाँ पर कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी के मद्देनज़र सऊदी अरब ने भारत, ब्राज़ील और अर्जेंटीना की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब इनके देश के जो नागरिक हैं अब ये इन देशों की यात्रा नहीं कर पाएंगे। सऊदी अरब और यूएई ऐसे खाड़ी देश हैं दोस्तों जहाँ पर भारतीय प्रवासियों की संख्या बहुत अधिक है। इसके अलावा सऊदी अरब के वो नागरिक जो रिसेंट में इन 3 देशों यानी कि भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना की यात्रा करके अपने देश वापस लौटे हैं, इन्हें जो है 14 दिन के आइसोलेशन में भी रखा गया है। दरअसल दोस्तों कुछ दिन पहले 18 सितंबर 2020 को कोरोना संक्रमित यात्रियों को लाने पर 24 घंटे के लिए एयर इंडिया की उड़ानों को भी निलंबित कर दिया गया था। मतलब कि हमारे यहाँ से जो सऊदी अरब के लिए उड़ान हुई थी, उड़ान भरी गई थी, उसमें जो यात्री बैठे हुए थे उनमें से कुछ यात्री जो थे ये कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और जिसके बाद ही सऊदी अरब ने ये फैसला लिया है। दोस्तों ना केवल सऊदी अरब बल्कि हांगकांग ने भी जो है एयर इंडिया की उड़ानों को 3 अक्टूबर तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। 18 सितंबर को ही हांगकांग जो है यहाँ पहुँची एयर इंडिया की फ्लाइट में कुछ व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए थे और इसी के चलते हांगकांग ने भी जो है एयर इंडिया की फ्लाइट पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रश्न में हमसे पूछा है कि सऊदी अरब ने किस देश की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो ये लगा दिए हैं बी, भारत की यात्रा पर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि हाल ही में आरबीआई ने एके दीक्षित जी को किस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है यानी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। दोस्तों रिसेंटली आरबीआई द्वारा एनके दीक्षित को पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया गया है। इन्होंने जेबी भोटिया जी का स्थान लिया है। पीएमसी बैंक की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित है। दोस्तों कुछ महीने पहले ये हुआ था कि जो पीएमसी बैंक है यहाँ पर धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए आरबीआई ने यहाँ का जो पूरा बोर्ड था उसी को निलंबित कर दिया था और जो भोटिया जी हैं इन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते पिछले दिनों जो है अपना इस्तीफा दे दिया है और इसी के बाद जो है एके दीक्षित जी को इसका प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। फिर हमसे पूछा एके दीक्षित को किस बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है ए, पीएमसी का। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि स्नो लेपर्ड के नाम से मशहूर किस महान पर्वतारोही का निधन हो गया है। तो दोस्तों पिछले दिनों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को
को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार फतेह करने वाले नेपाली पर्वतारोही आंग रीता शेरपा जी का निधन हो गया है। ये 72 वर्ष के थे। इन्हें जो है स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता था। 1986 से 1996 के बीच 10 बार बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को जो है इन्होंने फतेह किया था दोस्तों। 1987 में एक बहुत ही क्रांतिकारी कार्य किया था इन्होंने। दिसंबर महीने की जो ठंड होती है, इस ठंड में इन्होंने जो है बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट फतेह करने वाले ये पहली व्यक्ति बन गए थे। तो इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि इनसे जो है आपको प्रश्न निश्चित ही पूछा जाएगा। तो हमारा जो प्रश्न था कि स्नो लेपर्ड के नाम से मशहूर किस महान पर्वतारोही का निधन हो गया, तो ये निधन हो गया है आंग रीता शेरपा जी का। आज के लिए आपके लिए प्रश्न है दोस्तों, पासेज जो है ये भारत और किस देश के मध्य आयोजित होने वाला नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको डेली करंट अफेयर्स की हमारी ये सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग this video।